हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। ये अलग अलग टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे करके कंसीडर करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को क्या करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले हैं। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को एक्वायर करते हैं, किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को यूटिलाइज करते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई सरप्लस है तो किस तरीके से हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद द एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द फाइनेंस और एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल पता होना चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने फिक्स्ड एसेट्स चाहिएंगे और फिक्स्ड एसेट्स हम लोग किस तरीके से लेके आएंगे, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी किस रेशियो में लेके आएंगे। बट ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करती है। यानी हम लोग किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि मुझे कितने फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। सेकेंड इज अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग करंट एसेट्स को भी कंसीडर करते हैं। करंट एसेट्स हम लोगों को कितने चाहिए, उसके साथ साथ उसका ब्रेकअप चाहिए कि मैं कितने कैश मेंटेन करने वाला हूं, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री है, तो ये सब का ब्रेकअप भी होना चाहिए। मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि मेरे पास 10 लाख के करंट एसेट्स होने चाहिए, बट उसका ब्रेकअप भी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मैं ये 10 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं बिटवीन कैश, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग फाइनेंस लेके आ रहे हैं तो उस फाइनेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, डेट एंड इक्विटी। जब मैं डेट की बात करता हूं तो डेट का मतलब होता है बोरोड फंड जो उधार है, एंड इक्विटी, इक्विटी इज बेसिकली ओनर्स फंड जो हमारा खुद का पैसा है, जैसे इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग है, उसकी बात की है। तो जब भी हम लोग फाइनेंस लेके आ रहे हैं तो हमको ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा हम लोग डेट के थ्रू लेके आने वाले हैं, कितना पैसा हम लोग इक्विटी के थ्रू लेके आने वाले हैं, मतलब शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये सारी चीजें, मतलब जो रेशियो है वो डिसाइड करने वाले हैं, रेशियो बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। नेक्स्ट वन, ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते टाइम हमको ये भी देखना है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली जो भी हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आने वाला है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है या फिर इंटरेस्ट है। ये सभी चीजें हम लोगों को सोच समझ के रिकॉर्ड करनी है। जितने भी आइटम्स है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की, वो सभी चीजें कहां पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो ये है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हमको अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं। फर्स्ट वन, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूं ना तो उसमें मेरा फोकस किस चीज के ऊपर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो नो डाउट मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, लेकिन क्या मैंने सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट किया है, नहीं, उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। मैंने अगर शेयर्स 100 रुपीज में परचेस किए थे, अब उन शेयर्स का प्राइस 140 या 150 या 160 रुपीज है, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, शेयर्स का प्राइस बढ़ा है, और अब मैं बोल सकता हूं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सेकंड वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियस बात है, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे बिजनेस में हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट में क्या कर सकूं, अर्न कर सकूं। सो फोकस किस चीज के ऊपर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर है। थर्ड वन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। हर बिजनेस को ध्यान रखना है कि वो लोग लिक्विडिटी भी मेंटेन करें। लिक्विडिटी बेसिकली विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसे एसेट्स जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट करें। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
तो हम लोग फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। फंड्स है इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरीके से उसको क्या करें, यूटिलाइज करें। एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वेस्टेज हो सके उतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट विद द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट करना है और वो सभी चीजें मैं टाइम टू टाइम पे कर सकूं, उन लोगों को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को मैं फुलफिल कर सकूं, और उस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूं। सो बेसिकली ये 5 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल डिसीजंस। अब जब हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिविडेंड डिसीजन। 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास, आज एक चीज सोच के देखो, हमारे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, बट किसी प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। बहुत केयरफुली मैं क्या करूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे सोच समझ के इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि मुझे रिटर्न मिलने वाला है उसके बेस पे। अगर बिना सोचे समझे मैंने इन्वेस्ट किया और बाद में लॉस हुआ तो वो प्रॉब्लम वाली चीज है। इससे अच्छा पहले से ही केयरफुली एनालिसिस कर लो और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो फंड है उसे इन्वेस्ट करने वाले, और इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हमारे बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न मिलने वाला है मुझे फ्यूचर पे, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से मेरी कंपनी क्या करने वाली है, ग्रो करने वाली है। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। नेक्स्ट वन, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग की, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, शायद 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग इतनी बड़ी अमाउंट कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही सोच समझ के, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके क्या करने वाले हैं, यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज द रिस्क इन्वॉल्व। दूसरी चीज रिस्क। जब हम लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियस बात है रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, और कंपनी अगर रिस्क बेयर कर रही है तो डेफिनेटली वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगी वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, वो बहुत ही सोच समझ के क्या करने वाली है, वो डिसीजन लेने वाली है। एंड लास्ट वन इज द इरिवर्सिबल डिसीजन। ऑब्वियस बात है, जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, वो सब क्या है, इरिवर्सिबल, मतलब उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है या उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और अगर चेंज कर भी रहे हो तो एट ए ह्यूज कॉस्ट, एट ए हैवी कॉस्ट। मैंने किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी है, अब मैं उसको रिवर्स करना चाहता हूं, उस चीज को चेंज करना चाहता हूं, तो शायद मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो याद रखना, जितने भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड। सो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम लोगों को कुछ फैक्टर्स दिए हुए कि जब भी हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कौन से फैक्टर्स क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कैश फ्लो को असेस करते हैं, मतलब कितना कैश फ्लो जनरेट होने वाला है, कितनी कैश आने वाली है, पहले वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा ना तो मैं कुछ रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं, कुछ रीजनेबल कैश फ्लो मुझे मिलना चाहिए, तब जाके उस प्रोजेक्ट में मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड चीज जो हम लोग कंसीडर करते हैं दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि बेसिकली कितना रिटर्न मिलने वाला है। एक एग्जांपल देता हूं, अलग अलग ऑप्शन है तुम्हारे पास कि प्रोजेक्ट ए में 10% मिलेगा, प्रोजेक्ट बी में 15% एंड प्रोजेक्ट सी में 20%। तो कौन से प्रोजेक्ट में जाओगे? ऑब्वियस बात है प्रोजेक्ट सी में, क्योंकि वहां पे जो रिटर्न मिलने वाला है वो मैक्सिमम मिलने वाला है 20%, और जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा ऑब्वियसली हम लोग उसी प्रोजेक्ट में क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। सो इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है।
एंड लास्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरियाज को कंसिडर करते हैं। नो डाउट हम लोग रिटर्न देखते हैं कि कितना मिलेगा, रिस्क देखते हैं, कैश देखते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो पहले मुझे ये देखना है कि लेबर की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या इनपुट्स है, मशीनरी है। तो ये सब चीजें भी मुझे कंसीडर करनी है और ये सब क्राइटेरियाज कंसीडर करने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। तो बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डिसीजन कंप्लीट हुआ, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है, कैपिटल बजटिंग। सेकंड पार्ट क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। जब हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो बहुत सिंपल चीज है, कोई भी कंपनी जब फाइनेंस लेके आती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना फाइनेंस वो लोग लेके आने वाले हैं ओनर्स फंड से, कितना फाइनेंस वो लोग लेके आने वाले हैं बोरोड फंड से। सो बेसिकली ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड की बात की है, जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लोन्स एंड एडवांसेस है, ये सब अलग अलग ऑप्शंस है और हर ऑप्शन से, हर सोर्सेस से कितना पैसा लेके आने वाले वो भी डिसाइड करेंगे। सिर्फ सोर्स डिसाइड करना है और सोर्स के साथ कितनी अमाउंट उस सोर्स से लेके आ रहे हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं। जब मैं ओनर्स फंड की बात करता हूं तो ओनर्स फंड के अंदर हम लोग देख सकते हैं शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, ये ओनर्स फंड में आता है, ये हमारा खुद का पैसा है। और जब हम लोग बोरोड फंड की बात करते हैं, डिबेंचर है, लोन है, बॉन्ड्स है, ये सब चीजें बोरोड फंड के अंदर काउंट होती है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे पहले हर बिजनेस क्या कंसीडर करेगा कि हम लोग कितना फंड ओनर्स फंड के थ्रू लेके आने वाले हैं और कितना बोरोड फंड के थ्रू लेके आने वाले हैं। तो पहले तो सभी को मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। सो अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग तो क्लियर हो चुका है कि किस तरह से हम लोग कैपिटल लेके आने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ बोरोड फंड और विद द हेल्प ऑफ ओन्ड फंड। बट जब मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं बोरोड फंड से या फिर ओन्ड फंड से, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें देके रखा है कॉस्ट। जब भी मैं इक्विटी से, डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, किसी से भी फंड्स रेज कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज जो कंसीडर करूंगा वो है कॉस्ट। इक्विटी के लिए कॉस्ट अलग है, डिबेंचर्स के लिए कॉस्ट अलग है, प्रेफरेंस के लिए कॉस्ट अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। पहले कॉस्ट कंपेयर करेंगे, देखेंगे जहां पे मिनिमम कॉस्ट है वहीं से ही हम लोग क्या करेंगे, फंड रेज करेंगे। जिस सोर्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर जिसमें भी सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी वहां से हम लोग फंड्स लेके आएंगे। सेकेंड फैक्टर हम जो कंसिडर करेंगे दैट इज रिस्क। जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं तो बोरोड फंड मतलब डिबेंचर है या फिर बैंक लोन है, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्यों? अगर कंपनी को से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो भी कंपनी कंपल्सरीली क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इसीलिए डिबेंचर्स में रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं तो इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड देना है नहीं देना वो कंपनी के डिस्क्रिशन के ऊपर है। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। सो डिबेंचर्स आर मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। सो दूसरा फैक्टर हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, रिस्क। नेक्स्ट थर्ड वन इज द कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास कैश है, सरप्लस कैश है, तो ही डिबेंचर से पैसे लेके आने चाहिए, क्योंकि डिबेंचर में रेगुलर बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है। और अगर शॉर्टेज है कैश की तो कभी भी डिबेंचर से फंड्स नहीं लेके आएंगे, हम लोग इक्विटी से लेके आएंगे। क्योंकि इक्विटी में ना तो मुझे डिविडेंड पे करने का टेंशन है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है। कैपिटल भी कब रीपे करूंगा इक्विटी में, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सो अगर कैपिटल शॉर्टेज है, यहां पे कैश शॉर्टेज है, तो फिर हम लोग पैसा लेके आएंगे इक्विटी से। और अगर सरप्लस कैश है तो फिर हम लोग फंड्स लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कंसिडरेशन। हम सभी को पता है कि कंट्रोल के मामले में जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स एंड डिबेंचर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। Say for example, if the existing equity shareholders want to retain complete control, existing shareholders पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो कंपनी अब कभी भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसे नहीं लेके आएगी। कंपनी अब क्या करेगी, डिबेंचर्स के थ्रू एडिशनल फंड बोरो करेगी, एडिशनल फंड लेके आएगी, बिकॉज द डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन।
डिबेंचर होल्डर्स जो है ना वो कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि यहां पे कंट्रोल कंसीडरेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स को कंट्रोल चाहिए तो हम लोग फंड्स कहां से लेके आएंगे? डिबेंचर से। और अगर कंट्रोल नहीं चाहिए तो फिर इक्विटी से हम लोग और फंड लेके आ सकते हैं, एडिशनल फंड्स। पहले ये 4 फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज। जब भी मैं सिक्योरिटीज इश्यू करता हूं मार्केट में, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, तो मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। जैसे से फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स कमीशन है, अंडरराइटर्स फीस है, एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस, ये बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस मुझे इनकर करने होते हैं। कंपनी ये देखेगी कि फ्लोटेशन कॉस्ट कहां पर सबसे कम है। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, प्रेफरेंस शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट कंपेरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है, एंड डिबेंचर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम होती है। तो कंपनी क्या देखेगी? फ्लोटेशन कॉस्ट देखेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कि कहां से हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, कैपिटल लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर से फॉर एग्जांपल कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी बहुत हाई है, कंपनी के पहले से बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स्ड है और बहुत हाई लेवल पे एक्सपेंसेस इनकर कर रही है कंपनी, तो कभी भी बोरोड फंड से पैसे लेके आना सूटेबल नहीं है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, कंपल्सरीली पे करना ही है, वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। तो इसीलिए अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हाई है तो हमेशा इक्विटी से पैसे लेके आने चाहिए। हाँ, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लो है आपके तो फिर आप क्या कर सकते हो? डिबेंचर से फंड लेके आ सकते हो। नेक्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल बूम पीरियड चल रहा है, अगर बूम पीरियड है तो बहुत सिंपल चीज है, मार्केट में हर इंसान, हर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर्स परचेज करने के लिए तैयार है, तब मैं इक्विटी शेयर इश्यू कर सकता हूं, मुझे पता है लोग परचेज भी करेंगे। बट से फॉर एग्जांपल रिसेशन है, रिसेशन के टाइम पे हर इन्वेस्टर सेफ रहना चाहता है। एवरी इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स बिकॉज इट इज ऑफरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिसेशन के टाइम पे कंपनी के लिए सूटेबल क्या है कि हम लोग जो फंड्स है वो कहां से लेके आएंगे? डिबेंचर्स के थ्रू, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहीं पे ही ज्यादा क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। सो ये अलग अलग फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब तक हमने 2 अलग अलग फैक्टर्स पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सेकेंड हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड लास्ट वन इज द डिविडेंड डिसीजन। ये डिविडेंड डिसीजन है, मतलब यहां पर कंपनी डिसाइड करेगी, फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी अमाउंट है जो खुद के पास रखनी है। मतलब रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड के बीच में डिसीजन लेना होगा। यहाँ पे जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से सर्टन पार्ट हम लोग हमारे पास रखने वाले हैं एंड सर्टन पार्ट हम लोग डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और ये कौन सा प्रॉफिट है? तो रेसिडुअल प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड सच अदर ऑब्लिगेशंस। सभी को पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट में से हमको डिसीजन लेना है कि हम लोग कितना डिविडेंड देंगे और कितनी अमाउंट खुद के पास रिटेन करके रखेंगे। अब डिविडेंड डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो अगेन इसके भी कुछ फैक्टर्स है। मतलब जब मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहा हूं, तो कौन से फैक्टर्स कंसीडर करूंगा? द फर्स्ट वन इज दी अर्निंग्स। कंपनी की अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा है तो कंपनी बहुत आसानी से क्या कर सकती है? डिविडेंड भी दे सकती है। बट अगर कंपनी की जो डिविडेंड है वो बहुत लो है तो फिर ज्यादा डिविडेंड देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इफ अर्निंग इज हाई, डिविडेंड विल बी हाई। इफ अर्निंग इज लो, द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी लो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कंपनी की अर्निंग कैसी है? स्टेबल है या नहीं है? अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आसानी से डिविडेंड दे सकते हैं और वो भी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत लो है या फिर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल अर्निंग है, तो उस टाइम पे हम जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, जो रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि कंपनी की अर्निंग इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज द कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? क्या कंपनी के पास सरप्लस कैश है? अगर सरप्लस कैश है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर सरप्लस कैश नहीं है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैश, तो फिर डिविडेंड भी क्या होगा? लो होगा। तो याद रखेंगे, कैश या तो सरप्लस है या तो शॉर्टेज है। अगर सरप्लस है तो डिविडेंड ज्यादा, अगर शॉर्टेज है तो डिविडेंड कम। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज।
क्या कंपनी की कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा प्लान है कि आगे जाके एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है? अगर ऐसा कोई भी प्लान है तो डिविडेंड कंपनी कम ही देगी, रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपांशन का प्लान है। बट अगर कंपनी का सच ऐसा कोई प्लान नहीं है ग्रोथ का, तो कंपनी क्या कर सकती है, आसानी से हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से शेयर होल्डर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, कंपनी की गुडविल क्रिएट होती है, रेपुटेशन क्रिएट होती है। और कुछ कंपनीज ऐसी है जो शायद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाती। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं या फिर उसको फॉलो नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वन इज द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस देखना है, शेयर होल्डर्स की कैटेगरी देखनी है। अगर से फॉर एग्जांपल जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो रिटायर्ड पर्सन है या मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स है, ऐसा कुछ भी है, तो फिर वो लोग हमेशा क्या परचेस करेंगे, डिबेंचर्स परचेस करेंगे। क्योंकि डिबेंचर्स में ऑब्वियसली क्या हो जाता है, डिबेंचर्स में उनको इंटरेस्ट मिलता है। या फिर अगर शेयर्स की बात करें तो वो लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर नॉर्मली डिविडेंड क्या मिलता है, रेगुलरली मिलता है। सो हमको ये देखना है कि शेयर होल्डर्स कौन सी कैटेगरी के हैं। अगर ऐसे कैटेगरी के शेयर होल्डर्स है जो रिटायर्ड पर्सन है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो रेगुलर डिविडेंड पे करना होगा, डिविडेंड ज्यादा देना होगा कंपनी को। और उसकी जगह अगर रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स है तो डिविडेंड अगर मैं कम भी देता हूं तो भी एज सच मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन इज द टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जब भी हम लोग कोई इनकम अर्न करते हैं तो उस इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स है। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और मुझे वो डिविडेंड मिल रहा है, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो इनकम है मेरे लिए, इनकम है तो टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, यही एक एक्सेप्शन है कि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। किसे? शेयर होल्डर्स को। रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली कोई भी इनकम अर्न करते हो तो टैक्स पे करते हो, लेकिन ये डिविडेंड इनकम है जिसके ऊपर शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करेगा। शेयर होल्डर की जगह कौन टैक्स पे करेगा? कंपनी टैक्स पे करेगी। मतलब सोच के देखो, कंपनी को डिविडेंड भी कंपनी दे रही है और उसके ऊपर का टैक्स भी कंपनी ही दे रही है। और कंपनी जो टैक्स पे करती है डिविडेंड के ऊपर, उस टैक्स को बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले टैक्सेशन पॉलिसी को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। अब कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब क्या हमारी कंपनी कैपिटल मार्केट को अप्रोच कर सकती है, क्या एक्सेस कर सकती है? अगर हम लोग आसानी से कैपिटल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इतनी आसानी से अप्रोच नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे कैपिटल मार्केट को, तो हम लोग कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे ज्यादा। नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस। डिविडेंड डिक्लेयर करने में ना कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है। कंपनीज एक्ट हर चीज के लिए लॉ है, उसी तरीके से कंपनीज के लिए भी एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। इवन कंपनी के जो इंटरनल प्रोविजंस है वो भी देखने हमें, कंपनी के इंटरनल प्रोविजंस के, कंपनी के पास इनफ कैश है या नहीं है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने कहीं से लोन ली है, किसी बैंक से या कहीं से भी। अब ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म लोन ली है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं कि आप इतना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको डिविडेंड इससे ज्यादा डिक्लेयर करना है तो पहले हमारी परमिशन लेनी होगी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि मैंने कहीं से लॉन्ग टर्म लोन या ऐसा कुछ लिया है जिसकी वजह से अब मुझे इन चीजों को भी फॉलो करना होगा। एंड लास्ट वन इज द स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है इट इज अ पॉजिटिव न्यूज, और अगर पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट में शेयर्स का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है या बहुत लो रेट पे डिक्लेयर कर रही है तो शायद शेयर्स के प्राइस क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हम कंसीडर करेंगे डिविडेंड डिसीजन में। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। हमारे 3 मेन जो डिसीजंस थे वो कंप्लीट हुए। फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए पहले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फैक्टर्स पढ़ने से पहले दो बेसिक टर्म्स हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। जब मैं कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, ये क्या है, कैपिटलाइजेशन। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द सोर्सेज ऑफ फंड। कौन से सोर्सेज है अलग अलग जहां से हम लोग फंड लेके आने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, कौन से अलग अलग सोर्सेज से हम लोग फंड्स लेके आते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई भी कंपनी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर हमें दिया है कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन की बात करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है, बट ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी वजह से कैश भी जनरेट होनी चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल कैश जनरेट ही नहीं हो पा रही है हमारे बिजनेस में, तो फिर वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए आइडल नहीं है। जितना हमारा एक्सपेंसेस है, जो हमारे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है, एटलीस्ट उस चीज को मैच कर सके उतनी तो कैश फ्लो मिनिमम हमारे वहां पर जनरेट होनी ही चाहिए। सो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैश फ्लो पोजीशन। सेकेंड वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ये बता रहा है कि कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कितनी है, इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूं, ईबीआईटी 1 लाख है एंड इंटरेस्ट 10,000, 1 लाख अपॉन 10,000, आंसर क्या आया, 10 आया। उस 10 का मतलब है दैट द इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 10 टाइम्स। कंपनी 10 गुना तक अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकती है, आसानी से पे कर सकती है। सो जब भी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या देखेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे है। क्या मैं सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बेस पे बता सकता हूं कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी कंपनी में सिर्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है पेमेंट, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग पे करते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, या फिर हमारे रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी है हम लोगों को। और इसीलिए इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम शिफ्ट होते हैं, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वहां पे जो डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो में फॉर्मूला में हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब सर ये क्या है, यहां पे है ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इनकम अपॉन एक्सपेंस, इतना याद रखेंगे हम लोग। जो भी कंपनी की इनकम है वो डिवाइडेड बाय कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है वो। हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के लिए इनकम है। डेप्रीसिएशन, हम लोग है ना प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन लिखते हैं, लेकिन क्या डेप्रीसिएशन एक्चुअल में हमारे लिए कोई कैश एक्सपेंस है? नहीं है। सो डेप्रीसिएशन भी एक तरीके से हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है। प्लस इंटरेस्ट, अगर कंपनी को कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो वो भी इंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पर। प्लस नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, बट क्या एक्चुअल में हमने पेमेंट किया है? नहीं। तो उस चीज को भी मैं वापस से क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ये सभी इनकम है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए पैसा आ रहा है या फिर एटलीस्ट एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हो रहा। डिवाइडेड बाय द प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, ये सब एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना है, डिबेंचर्स या बैंक लोन पे इंटरेस्ट है, या फिर कोई और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, तो ये एक्सपेंसेस है। सभी इनकम ले ली हमने और सभी एक्सपेंसेस ले लिए, कंसीडर कर लिए हमने। तो यहां पे जो हमारा आंसर आएगा ये एक्यूरेट आंसर है। इसके बेस पे मैं बता सकता हूं कि कंपनी की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने की। सो हम लोग एक और चीज कंसीडर करेंगे, वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है कि हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो पहले देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलने वाला है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरोड फंड के थ्रू अगर पैसे लेके आ रहा हूं, जैसे कि बैंक लोन से या फिर डिबेंचर से, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उससे जो रिटर्न जनरेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए,
मोर देन 10%, 12%, 15% या 20% का रिटर्न मिलना चाहिए ताकि प्रॉफिट मिले हम लोगों को. सो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द फंड. जो कॉस्ट हम लोग इनकर कर रहे हैं उससे ज्यादा ही रिटर्न एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट. हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करते हैं, मतलब डिबेंचर्स के थ्रू या बैंक लोन के थ्रू अगर हम लोग फंड्स लेके आ रहे हैं तो हमको यह देखना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फंड्स लेके आ सकते हैं. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर इक्विटी बेटर है कंपेयर टू डेट. नेक्स्ट वन इज द टैक्स रेट. कैपिटल स्ट्रक्चर में टैक्स रेट इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग डिबेंचर से फंड्स लेके आते हैं या फिर बैंक लोन से लेके आते हैं तो हमें इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलता है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में मैं मेरे इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शो कर सकता हूं. प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. एक्सपेंस शो किया मतलब प्रॉफिट कम, और अगर प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम. किस चीज के लिए? बोरोड फंड के लिए. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे या इक्विटी शेयर्स पे मैं जो डिविडेंड पे करता हूं, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं, वो तो फाइनल प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाता है. सो याद रखेंगे जो टैक्स बेनिफिट है वो कहां पे मिल रहा है? इन केस ऑफ बोरोड फंड एंड नॉट इन केस ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस. सो हम लोग ये पॉइंट कंसीडर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम. नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब हम लोग इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब फंड्स लेके आ रहे हैं या डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स लेके आ रहे हैं तो हम लोग अर्निंग पर शेयर कंसीडर करेंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा डेट इंक्लूड करते हैं उतना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होते जाती है, लेकिन एक लेवल तक. एक लेवल के बाद अगर से फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रही है तो अब हम लोग डेट को इंक्लूड करने वाले नहीं हैं. सो जहां तक अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है वहां तक डेट को इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद डेट हमें इंक्लूड करना नहीं है. नेक्स्ट वन इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. हमने पहले भी देखा था फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग द सिक्योरिटीज. इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स इश्यू करते टाइम अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकरेज फीस, ये जितनी भी चीजें, प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग के चार्जेस, ये सब कुछ क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है. जब हम लोग कहीं से भी फंड लेके आ रहे हैं तो पहले फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर करेंगे. मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, प्रेफरेंस में कुछ कम और डिबेंचर्स में सबसे कम. तो फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नेक्स्ट वन इज द रिस्क कंसिडरेशन. रिस्क सबसे ज्यादा किसमें है? डिबेंचर्स में या बैंक लोन में, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है. कंपल्सरीली मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है, वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस. इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है, रिस्क नहीं है, बिकॉज टू पे डिविडेंड इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. सो रिस्क कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. जब हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज. क्या हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आना चाहते हैं या नहीं? डेट लेके आना ठीक है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ डेट भी नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा अगर बोरोड फंड यूज कर रहा हूं तो आगे जाके मेरी बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. सो हमको यह देखना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहे, फ्लेक्सिबल रहे. अगर मुझे फ्यूचर में बोरो करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. कोई भी अनफोर्सिन कंटिंजेंसी सर्कमस्टेंसेस अकर होते हैं तो कंपनी आसानी से क्या कर सके? बोरो कर सके. नेक्स्ट वन इज दी कंट्रोल. हमने ये पॉइंट भी देखा था पहले, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो कंट्रोल चाहते हैं या फिर नहीं. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंट्रोल चाहते हैं तो कंपनी फंड कहां से लेके आएगी? डिबेंचर्स से, बिकॉज डिबेंचर्स हैव नो वोटिंग राइट्स. और अगर वो लोग कंट्रोल नहीं चाहते तो फिर कंपनी एडिशनल कैपिटल इक्विटी के थ्रू लेके आ सकती है. नेक्स्ट वन इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ को फॉलो करना. जब हम लोग सिक्योरिटीज से पैसे लेके आ रहे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस या कोई भी चीज से, सबसे कॉमन लॉ हम लोग क्या फॉलो करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013, ये तो फॉलो करना ही है, कंपनी है तो. सेकंड इज सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है. अगर ये सब चीजों को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे तो सिक्योरिटीज के थ्रू फंड लेके आना हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग कंपनीज की जब मैं बात करता हूं, बैंक्स की बात करता हूं, तो वो लोग डिबेंचर्स के थ्रू फंड लेके नहीं आ सकते, बिकॉज डिबेंचर इज अ बोरोड फंड. अगर बैंक्स ही बोरोड फंड के थ्रू फंड लेके आएंगे तो फिर क्या होगा?
इसीलिए लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है कि बैंक्स क्या कर सकती है, वो लोग इक्विटी से प्रेफरेंस से फंड लेके आ सकते हैं, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर, दैट इज बोरोड फंड। नेक्स्ट वन इज द स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये भी हमने कुछ देर पहले देखा था। स्टॉक मार्केट कंडीशन, मार्केट में बूम पीरियड है या रिसेशन है। इफ देर इज बूम पीरियड, ऑल द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट और परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। बूम पीरियड के टाइम पे अगर मैं इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा हूं तो आसानी से सब लोग क्या करेंगे, उस चीज को परचेज करेंगे। लेकिन अगर रिसेशन है, डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो डिप्रेशन पीरियड में कभी भी इन्वेस्टर्स है ना परचेज नहीं करेंगे इक्विटी शेयर्स को। वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, डिबेंचर्स, बिकॉज इट ऑफर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी को लॉस हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने ही वाला है। सो डिपेंड करता है कि डिप्रेशन है या फिर बूम। एंड लास्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हमारी कंपनी तो ठीक है, लेकिन हम लोग दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूं, मेरी कोई कार कंपनी है, मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं दूसरी सिमिलर कार कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं, और उसके बेस पे डिसीजन ले सकता हूं कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि दूसरी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी को ब्लाइंडली फॉलो करूंगा या उसी को मैं कॉपी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एटलीस्ट हम लोग उस चीज को देख सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, और उसके बेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे आगे। सो ये हमारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक के साथ अगर समझते हैं तो सभी पॉइंट्स हमारे बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ सभी को डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहां तक हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब वो कैपिटल जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट पढ़ेंगे और बाद में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल पे। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए। कैपिटल रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, से फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज के लिए जो कैपिटल चाहिए ना, वो फिक्स कैपिटल होता है। और फिक्स कैपिटल के लिए हम लोग फंड कहां से लेके आते हैं, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उन सब चीजों से। एंड फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक्ड कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे एक बार हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो अब हमारा इंटेंशन उस एसेट को सेल करने का नहीं है। आज मैंने प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए, तो क्या कल मैं सेल कर दूंगा या एक महीने बाद सेल कर दूंगा? नो, I will use it for a long period of time. So my capital is blocked in the fixed assets. So fixed capital is also known as blocked capital. अब मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन फिक्स कैपिटल के कुछ फैक्टर्स भी हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे इफेक्ट आता है। फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिर फिक्स कैपिटल कम चाहिए। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग में है। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में है तो हमको फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी में प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कुछ चाहिए हमें इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो फिक्स कैपिटल विल बी मोर। बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग का काम है हमारा, तो उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें प्लांट एंड मशीनरी ये सब की जरूरत नहीं है। सो पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, वेदर वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग और इन ट्रेडिंग बिजनेस। सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। बहुत सिंपल है ये स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस चला रहे हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस चला रहे हो तो फिक्स कैपिटल कम चाहिएगा। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दो अलग अलग टेक्निक्स होती है, हम सभी को पता है। फर्स्ट वन इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज लेबर इंटेंसिव। अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मशीनरीज का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिर कंपनी को फिक्स कैपिटल कम चाहिएगा। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हम लोग ऐसे किसी बिजनेस में जहां पे कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, हर थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू मशीन्स। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? अगर कंपनी का प्लान है फ्यूचर में ग्रो करने का, ग्रोथ का प्लान है अगर उन लोगों का, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा।
प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिक्स कैपिटल भी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है तो फिर कंपनी एज सच कभी भी इतना ज्यादा फिक्स कैपिटल लेके नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम लोग कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, वेदर द कंपनी इज डीलिंग इन अ सिंगल प्रोडक्ट और इन अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि वहां पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमें जो पॉइंट बोला है वो बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। क्या लीज फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या हम लोग कंपनी के जो एसेट्स हमको यूज करने हैं, क्या हम लोग परचेस कर रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं? अगर मैं किसी लैंड को लीज पे लेता हूं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी, उसी लैंड को अगर मैं परचेस करने का सोच रहा हूं तो कंपनी को जो फिक्स कैपिटल चाहिए वो ज्यादा चाहिएगा। सो डिपेंड करता है कि जो लीजिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगा। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। अगर हम लोग किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, बैंक्स का एग्जांपल लेते हैं। बैंक्स में हमने देखा है एटीएम देखे हैं, एग्जांपल आईडीबीआई बैंक का एटीएम है। बट हम लोगों के पास अगर आईडीबीआई बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो भी मैं किसी भी और बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता हूं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, क्योंकि सभी बैंक्स ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रखा है। सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं होता, मेरे पास आईडीबीआई का ही कार्ड है और मैं सिर्फ आईडीबीआई से ही पैसे विड्रॉ कर सकता हूं एटीएम से, तो आईडीबीआई बैंक को कितने सारे एटीएम मशीन इंस्टॉल करने पड़ते। और अगर इतनी सारी मशीन्स इंस्टॉल करनी है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा हो जाएगी। बट इन बैंक्स ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसकी वजह से जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यहां तक के फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए। दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो सबसे मेजर टॉपिक है, वो है वर्किंग कैपिटल। मेन टॉपिक हमने देखा था फिक्स्ड कैपिटल, उसी तरीके से एक है वर्किंग कैपिटल। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इवन हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बट वर्किंग कैपिटल का हम लोग एक और मीनिंग भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब अगर पे करना है मुझे तो कैसे पे करूंगा मैं, वर्किंग कैपिटल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एक्सपेंसेस को आराम से पे कर सकते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल कभी फिक्स नहीं रहता, सर्क्यूलेट होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। जब हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में भी दो अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बहुत इजी है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस के करंट एसेट्स में जो भी इन्वेस्ट किया है, से फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी चीजों में हमने जो भी इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सेकेंड इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। और याद रखना, ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो वो नेगेटिव होगा, और अगर एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम, तो वो पॉजिटिव में होगा। सो दोनों चीजें पॉसिबल है। याद रखेंगे वर्किंग कैपिटल में दो टाइप्स है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। ये लास्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल का और इस चैप्टर का भी। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। फर्स्ट वन, अगेन नेचर ऑफ बिजनेस।
याद रखना, अगर फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स आते हैं तो इसके फैक्टर्स बहुत सिमिलर है। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहां पे इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री को मेंटेन करना। हम लोग सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, डेटर्स है, ये सब कुछ है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए। हम लोग स्मॉल स्केल पे शायद सेल कर रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल हमारी शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन की जब हम लोग बात करते हैं, बिजनेस अगर लार्ज स्केल पे है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। बिजनेस अगर स्मॉल स्केल पे है तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ऑब्वियसली कम चाहिएगा। बिजनेस लार्ज स्केल पे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, बिजनेस स्मॉल स्केल पे तो वर्किंग कैपिटल कम। नेक्स्ट वन इज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन मतलब बूम पीरियड है या फिर डिप्रेशन है। अगर से फॉर एग्जांपल बूम पीरियड है तो बूम पीरियड के टाइम पे हम लोग ध्यान रखेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज मोर ऑफ डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर डेटर्स। डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक ज्यादा चाहिएगा हमें, स्टॉक ज्यादा तो डेटर से सब भी ज्यादा यहां पर। तो ऑब्वियस बात है बूम पीरियड के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इन केस ऑफ डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन है तो ऑपोजिट, डिमांड कम हो जाएगी, यहां पर इन्वेंट्रीज भी कम मेंटेन करनी है और डेटर भी कम है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम। सो बूम पीरियड है या फिर रिसेशन है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज द सीजनल फैक्टर्स। अब सीजनल फैक्टर देखेंगे हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है जो सीजनल इन नेचर है, जैसे क्रैकर्स है, काइट्स है, ये सब क्या है, सीजनल है। बहुत सारे फ्रूट्स और वो सब में भी ऐसा होता है। तो पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, अगर सीजन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन साइकिल। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि सैलरी वेजी से सब पे करना है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, मतलब मशीनरी का यूज कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। ये दो पॉइंट्स है, अलग अलग, बहुत सिमिलर लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। जब क्रेडिट अलाउड की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं किसी और को, किसी ने मुझसे गुड्स परचेस किया और उसे मैं क्रेडिट अलाउ कर रहा हूं। जितना ज्यादा मैं उसे क्रेडिट अलाउ करूंगा, जितना ज्यादा टाइम मैं उसे दूंगा ना, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उतनी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और अगर मैं क्रेडिट पीरियड जो है वो बहुत कम दे रहा हूं, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट अवेल्ड। अब हमें क्रेडिट मिल रहा है, मतलब किसी ने गुड्स हमें सेल किए हैं और हमें क्रेडिट मिल रहा है। अगर हमें क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा टाइम पीरियड मिल रहा है, 60 डेज की जगह 90 डेज मिल रहा है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन हमें इतना ज्यादा क्रेडिट पीरियड नहीं मिला है, से फॉर एग्जांपल 15 डेज में पे करना है, तो हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। अगर से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में वेस्टेज सब बहुत कम है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत है हमारी। और अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है, वेस्टेज सब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एंड फाइनली कुछ थोड़े से ही पॉइंट्स है अब, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट में रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल रहा है, तो हम लोगों को हमारे वहां पे स्टॉक या इन्वेंट्री को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल आराम से अवेलेबल है मार्केट में, मैं जब चाहूं तब रॉ मटेरियल को आसानी से परचेस कर सकता हूं। बट अगर रॉ मटेरियल इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो शायद मुझे मेरे वहां पे स्टॉक अच्छा खासा मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मुझे मेरे वहां पे इन्वेंट्री भी उतनी ही ज्यादा मेंटेन करनी होगी, मुझे क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको लिबरल रखना होगा। तो वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा रख रहा हूं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। कंपटीशन कम है, इन्वेंट्री कम है, तो फिर ऑब्वियस बात है वर्किंग कैपिटल कम।
नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जनरल राइज इन द प्राइस लेवल, रॉ मटेरियल का, लेबर की कॉस्ट का, ये सब का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अगर इसका प्राइस कम होता सपोज, तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्या आपके बिजनेस का, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर में प्लान है एक्सपांशन का? अगर एक्सपांशन का प्लान है तो इनपुट्स ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। अगर ग्रोथ का प्लान नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है सच, तो फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ये हमारे यहां पर फैक्टर्स कंप्लीट हुए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को जितने भी टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।